और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। हम डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। 3,80,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर मामले में, बीएड के मामले में अगर संशय बना रहता है और अगर हम उनका परीक्षा फल नहीं घोषित करते हैं, रोक के रखते हैं, तो उनका चांस भी व्यतीत नहीं माना जाएगा और उनका 3 चांस, हर परीक्षा के लिए 3 चांस सुरक्षित रहेगा। ये तो अब मैंने जो बता दिया, जो आए दिन लोग तरह तरह के अटकलबाजी लगाते हैं और एक तरह से जो अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं वो बेसिकली रक्षा में हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मन अगर विचलित है तो परीक्षा में कैसा डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 और 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। ये क्या पता है सर, जो डिप्लोमा और बीएड किए हुए लोग क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे। किस समय सर? आफ्टर एग्जाम। डिप्लोमाधारी दूसरे स्टेट के कितने हैं सर? वो ब्रेकअप नहीं है। वो ब्रेकअप नहीं है। वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप उससे आपको, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल बाहर कितने हैं? बिहार के बाहर के टोटल? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास और आंकड़े इतने ऐसे नहीं है कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। सुविधा रहती है अभ्यर्थियों में सर, ये आयोग के वाले शायद नहीं हो, लेकिन अभ्यर्थियों में जो सुविधा रहती है नहीं, वो उत्सुकता आप बढ़ाते हैं, अपनी वो आप अपनी। इसी टॉपिक पर सर पूरा सब कुछ था, कंसर्न था, चीफ सेक्रेटरी पीसी किए थे सर, और हमको याद है उस वक्त नियोजन इकाई थी। नियोजन इकाई के समय का जो डेटा दिया गया, इतनी कम संख्या में अभ्यर्थी 8 से 9% अपियर हुए थे, तो नियोजन इकाई में कोई क्यों आएगा यूपी से एमपी से भाग लेने? अभी तो चूंकि आप वेतनमान देंगे, आप राज्यकर्मी का एक दर्जा मिलेगा इसको, तो नेचुरल एक संख्या बढ़ेगी, इसलिए हो जाता है। नहीं, आप गलत जगह पर ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। हम अपने आयोग की जो स्थिति है वो मैंने बता दिया। परीक्षा के संबंध में जो संशय था लोगों के मन में, मैंने वो स्पष्ट कर दिया कि कौन अपीयर करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनका विवेक है। और उन्होंने जो लीगल रिकोर्स जो लिया होगा या लेना चाहते होंगे, 30 दिन का समय है उनके पास में पुनर्विचार याचिका अपना चाहे तो दायर कर सकते हैं। वो अभी कैलेंडर में कुछ जारी किए होंगे आप लोग ना, जैसे एग्जाम का अपने 24 जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था और हम लोग ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय, जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं
कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला OMR की, हमारे स्कैन करके रिज़ल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिज़ल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम कैसे उनका रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिज़ल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिज़ल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिज़ल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है, उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। कुल मिला के बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप बाद में जारी करेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। कुल मिला के मझधार में तो है सर आप अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका इसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा तो निश्चित तौर पर हम परीक्षाफल निकालेंगे उसी के हिसाब से। ये वेरिफिकेशन कब से होगा सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। एक और आंकड़ा सर देश के सर आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। 2 चरणों में ये भी होगा तो सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा, क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। ये रिजल्ट तो सर 2 चरण में आप दे रहे हैं ना, संशय वाला बिना संशय वाला। देखिए संशय वाला जो रहेगा उसका तो डिक्लेयर ही हम नहीं करेंगे जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर आप स्वयं सोचें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए पुनर्विचार याचिका लंबित है, चाहे वो अभ्यर्थियों की हो। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं, और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा,
यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद अभी ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन से वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखिएगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया ये 300